Okay, so the next important topic that we're going to see is deviated nasal septum. We know that the nasal septum is present in the nose and it is separating the two um, compartments of the nose, and sometimes it gets deviated और इट गेट्स डिस्टॉर्टेड फ्रॉम इट्स यूजुअल स्ट्रेट पोजीशन। और नॉर्मली ना लोगों में थोड़ी बहुत डेविएशन होती ही है ना इस सेप्टम की, लेकिन अगर ये डेविएशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, उनको हेडेक के सिम्टम्स, एनोस्मिया के सिम्टम्स या कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स आने लग जाएँ, तब हमें इस डेविएटेड नेजल सेप्टम को या डिस्टोर्टेड नेजल सेप्टम को ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब डेविएटेड नेजल सेप्टम को देखने से पहले हम एनाटमी देखते हैं कि नॉर्मल नेजल सेप्टम की एनाटमी होती क्या है। तो इसमें एक तो वूमर बोन इन्वॉल्व है, एक प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन इन्वॉल्व है और एक है सेप्टल कार्टिलेज। तो कार्टिलेजस कंपोनेंट होता है इसका एंट्रो इन्फीरियरली, और सुपीरियरली इसमें आती है प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन और इन्फीरियरली आती है वूमर बोन। तो वूमर, एथमॉइड और सेप्टल कार्टिलेज को बना रहे होते हैं। अभी जो डेविएशन है या जो डिस्टोर्शन है सेप्टल कार्टिलेज की, वो जस्ट कार्टिलेजनस सॉरी नेजल सेप्टम की, वो खाली कार्टिलेजनस पोर्शन में भी हो सकती है और वो बोनी पोर्शन को भी इन्वॉल्व कर सकती है और वो इन दोनों पोर्शंस को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है। अच्छा, एटियोलॉजी या इसकी जो कॉज है नेजल सेप्टम डिविएट होता क्यों है इसमें, तो ये ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हुआ, नोज़ पे कोई ब्लो लगी ज़ोर से, उसकी जो हीलिंग हुई वो इस तरह से हुई कि जो सेप्टम था वो लेटर ऑन डिविएट कर गया। ये तो ट्रॉमा इसकी कॉज है। सेकंड है डेवलपमेंटल एरर, कि कंजेंटली ही उस वो जो नेजल सेप्टम था वो डिविएटेड था। ठीक है, मतलब ग्रोथ उसकी ऐसी हुई है। दैन कुछ रेशियल फैक्टर्स हैं, हम देखते हैं कि कॉकेशियंस आर मोर अफेक्टेड दैन ब्लैक अमेरिकन्स। हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं कि डिविएटेड नेजल सेप्टम फैमिलीज में रन करता है। ठीक है। तो ट्रॉमा है, डेवलपमेंटल एरर है, रेशियल फैक्टर्स हैं और हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। तो ये बात हमने उसकी एटियोलॉजी की देख ली। फिर कुछ होते हैं टाइप्स ऑफ नेजल सेप्टम। ठीक है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो डेविएशन होती है ना नेजल सेप्टम में, वो बहुत तरह से हो सकती है। उसके हमने 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं वन बाय वन। इमेजेस हम बाद में देखते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि जो ये डिसलोकेशन है कि ऊपर से तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये नोज़ है तो ऊपर से तो नेज़ल जो था सेप्टम था ठीक आ रहा था, नीचे आकर ये थोड़ा सा डिविएट हो गया, यानी कि एक ओपनिंग, एक नेज़ल ओपनिंग था वो डिविएट हो गया और वो खाली इंटीरियर से डिविएट हुआ, पीछे से वो ठीक आ रहा था। इसे हम कहते हैं इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ नेज़ल सेप्टम। ठीक है। और इंटीरियर डिसलोकेशन ये होगा कि जो नेज़ल चैम्बर्स हैं वो किसी एक नेज़ल चैम्बर में ज़्यादा गया होगा। ठीक है। इसमें फिर वही होगा कि वो जिस नेज़ल चैम्बर की तरफ गया हुआ है उसमें ज़्यादा हमें ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आएंगे। डेफिनेटली दूसरी थोड़ी वाइडर होगी। ठीक है, दूसरी उसकी नेज़ल जो चैम्बर है वो थोड़ा वाइडन होगा, ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टेड सा हो जाएगा। ठीक है। सेकंड उसकी टाइप है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की, दैट इज सी शेप डिफॉर्मिटी। सी शेप डिफॉर्मिटी का मतलब यही है कि जो नेज़ल सेप्टम है वो एक नेज़ल चैम्बर में ज़्यादा गया हुआ है और वहाँ पे उसने एक कनकैविटी से बना दी, सॉरी उसने उसने वहाँ पर एक कन्वेक्सिटी से बना दी और दूसरे चैम्बर में कनकैविटी से बन गया। कनकैविटी की वजह से यहाँ का एरिया वाइड हो गया, यहाँ का एरिया नैरो हो गया, और जहाँ पे वाइडेंड एरिया वहाँ के टर्बिनेट्स हैं या कोई टर्बिनेट्स नज़र आ रहे हैं, ये हाइपरट्रॉफी कर जाएंगे। इसको हम कहते हैं कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी। तो ये है एक सी शेप्ड डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। देन थर्ड वैरायटी है एस शेप्ड डिफॉर्मिटी की, कि जो नेज़ल सेप्टम होता है वो वर्टिकल या एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन में उसने एस शेप में खुद को डिवेट किया होता है, सच दैट कि हो सकता है कि ऊपर से वो एक चैम्बर में डिवेट किया हो, नीचे से आकर दूसरे चैम्बर में डिवेट कर दे। उससे क्या होगा कि दोनों चैम्बर्स में ही हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी। ठीक है, दोनों में ही सिम्टम्स आएंगे ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है। तो उसमें हमें बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, किसमें, एस शेप डिफॉर्मिटी में। तो हमें ये शायद एमसीक्यू में कि बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में किसमें मिलती है, तो वो हमें एस शेप डिफॉर्मिटी में मिलती है। अच्छा, चौथी जो वैरायटी है इसकी डेविएटेड नेजल सेप्टम की, दैट इज स्पर्स। स्पर्स एक कांटों की जैसी आउटग्रोथ सी होती है। तो अगर हमें नेजल सेप्टम से एक प्रोजेक्शन से मिले, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन मिले, मोस्टली एक इस रीजन में होती है, उस वहाँ पर होती है जहाँ पर बोन एंड कार्टिलेज मिल रहे होते हैं। पीछे दिखाया ना आपको, बोन एंड कार्टिलेज कंपोनेंट से बना होता है नेजल सेप्टम। तो मोस्टली वहाँ पर एक आउटग्रोथ से निकली मिलती है जिसे हम कहते हैं स्पर। तो स्पर भी एक तरह का डेविएटेड नेजल सेप्टम ही है, और ये अगर लेटरल वॉल पे प्रेस करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इससे हेडेक हो सकता है। इसके अलावा जिसके ऊपर म्यूकोजा है वहाँ की ब्लड वेसल्स रप्चर कर सकते हैं, तो उससे एपिस्टेक्सिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्पर्स के केस में हमें हेडेक और एपिस्टेक्सिस के ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है। और बस जो उसकी लास्ट वैरायटी, दैट इज़ अ थिकंड नेजल सेप्टम। अब नेजल सेप्टम थिकंड क्यों हो जाते हैं, तो ये कि वो डेवलपमेंटली ही थिकंड है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब नोज़ में सेप्टल हीमाटोमा बना, वो हीमाटोमा ने खुद को ऐसे ऑर्गेनाइज करा दिया कि ऊपर इसके फाइब्रोसिस होने लगे, उसके ऊपर ही एपिथेलियल सेल्स की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर एक थिक सा नेजल सेप्टम बन गया। तो फर्स्ट वैरायटी थी एंटीरियर डिसलोकेशन की, जो हमने देख ली। सेकेंड वैरायटी थी एस शेप डिफॉर्मिटी की। थर्ड वैरायटी थी, सॉरी सेकेंड वैरायटी थी सी से शेप डिफ्लेक्शन की। थर्ड वैरायटी थी एस शेप डिफ्लेक्शन की। फोर्थ वैरायटी थी नेजल स्पर की।
और फिफ्थ वैरायटी है थिकनिंग ऑफ नेजल सेप्टम, कि वो है तो स्ट्रेट लेकिन उसको थिकनिंग हुई और थिकनिंग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये तब होता है जब कोई ऑर्गेनाइज हेमाटोमा है या किसी ट्रॉमा की वजह से जो सेप्टल फ्रेगमेंट्स थे वो डिसलोकेट हुए थे, लेकिन अब उनकी ओवर राइडिंग हो गई, मतलब वहीं पे उन्होंने खुद को एडजस्ट तो कर लिया लेकिन वहाँ पे थिकनिंग हो गई है। तो ये 5 वैराइटीज़ आपने याद रखनी है डीएनएस की या डेविएटेड नेजल सेप्टम की। एक तो एंटीरियर डिसलोकेशन, एक सी शेप डिफॉर्मिटी है, एस शेप डिफॉर्मिटी है, स्पर्स हैं और साथ में थिकनिंग है, ठीक है। ये पता चल गया। अगर अच्छा हम ये कहते हैं जो एंटीरियर डिसलोकेशन है ना, मोस्टली हमें समझ आते हैं कि पेशेंट अपना हेड बैकवर्ड्स टिल्ट करे और हम बेस ऑफ द नोज से देखें, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमें एंटीरियर डिसलोकेशन मिल रही है कि हमें स्टार्ट में ही डिसलोकेटेड नेजल सेप्टम नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ एंटीरियर डिसलोकेशन। ये एग्जाम इमेज है तो आप समझ आना कि ये एंटीरियर डिसलोकेशन है, ठीक है। एंड देन ये आप देख रहे हैं कि एक नेजल चैम्बर में बल्ज है और दूसरे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक सी शेप डिफॉर्मिटी है या सी शेप्ड डेविएशन है, ये सी शेप डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये अपनी याद रखनी है। तो ये दोनों हो गई। ये इमेज तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ पहले, तो ये तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा क्लिनिकल फीचर्स हम हर केस में, अच्छा हर एक बंदे का थोड़ा बहुत तो नेजल सेप्टम डिफ्लेक्टेड होता ही है, लेकिन हम हर एक में सर्जरी नहीं करते। तो इसके कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो अगर आने लग जाएँ तो हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है, जिसमें हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं, एसएमआर सर्जरी करते हैं, हम आगे इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। तो सिम्टम्स क्या दे सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या आ सकते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम के। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हम पहले जो पढ़ भी चुके हैं अभी तक, वो ये है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। डेफिनेटली जिस जगह पे वो गया होगा उसकी कन्वेक्सिटी बनी होगी, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी, ठीक है। अब नीचे बस लिखा हुआ है कि किस किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेस्टिबुलर होती है ऑब्स्ट्रक्शन, एटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, टर्बिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कोएनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये सब ना नोज़ के लेवल है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट वैसे मतलब अगर पूछा जाए कि ऑब्स्ट्रक्शन किस लेवल पे हो सकती है तो वेस्टिबुलाए के लेवल पे हो सकती हैं, या वेस्टिब्यूल्स के लेवल पे हो सकती हैं, एटिक के लेवल पे हो सकती हैं, कोआना के लेवल पे हो सकती हैं, टर्बिनाइट्स के लेवल पे हो सकती हैं। तो एटिक वेस्टिबुलर एटिक कोई निमोनिक बनता है इसका, VATC, वैटसी, वेस्टिबुलर एटिक टर्बिनल एंड कोइनल। तो इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा फिर ना एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है कॉटल टेस्ट। कॉटल टेस्ट अक्सर पूछा जाता है कि कॉटल टेस्ट क्या है। ये इसमें ना इस इमेज में नज़र भी आ रहा है कि ये है कॉटल टेस्ट। इसमें ये होता है कि किसी का नाक बंद है, उसको सांस नहीं आ रही ठीक से, हमने उससे बोला कि अपने चीक को ना साइड से स्ट्रेच करे, जब स्ट्रेच करके सांस लेने की कोशिश करता है तो उसको सांस ठीक आने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन है नोज़ की वो वेस्टिब्यूल्स के लेवल पर है या नेजल वॉल्व के लेवल पे है। तो ये हमें नेजल वॉल्व के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। अगर चीक की स्किन स्ट्रेच करके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नेजल वॉल्व के लेवल पे है या वेस्टिब्यूल्स के लेवल पर है, ठीक है। बट मोस्टली हम नेजल वॉल्व का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो अब नेजल वॉल्व पे आपने लिखना है, ठीक है। तो एक तो डीएनएस का सिम्टम है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, वो तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हेडेक। हेडेक क्यों होता है? क्योंकि जो डेरिवेटिव नेजल सेप्टम समटाइम्स लेटरल वॉल ऑफ द नोज को प्रेस करते हैं, इस वजह से प्रेशर हेडेक होता है। थर्ड सिम्टम है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस इसलिए होता है क्योंकि जो साइनस के ओपनिंग्स हैं, जो साइनस ओस्टिया हैं, वो क्लोज हो जाते हैं ड्यू टू डेरिवेटिव नेजल सेप्टम, जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता साइनसिस का, वहाँ पे फिर प्रिडिस्पोजिशन होती है इन्फेक्शंस की, ठीक है। साइनसाइटिस हो गया। तीसरा चौथा है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस इसलिए होता है कि जहाँ पर डीएनएस हुआ होगा वहाँ पे एयर करंट्स ज़्यादा फ्लो कर रहे होंगे, तो वहाँ ड्राइनेस की वजह से क्रस्ट बन जाएंगे। क्रस्ट को जब हम पील ऑफ करेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये कि समझो जो वेसल्स होती हैं ओवर द डीएनएस वो रप्चर करते हैं, उस वजह से भी एपिस्टेक्सिस होता है। एनोस्मिया, सेंस ऑफ स्मेल भी इम्पेयर होती है क्योंकि जब हवा ठीक से जा नहीं सकेगी नोज़ में तो अल्फैक्टरी रीजन्स को भी रीच नहीं कर पाएगा और एनोस्मिया हो जाएगा, या लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जो कि पार्शल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। जब इंटरनल नोज़ टेढ़ी है तो बाहर से भी टेढ़ी हो सकती है। तो हमें सेप्टल डिफॉर्मिटीज़ में कार्टिलेजिनस या बोनी पार्ट जो है डोर्सम ऑफ द नोज़ का वो भी डेविएटेड नज़र आता है। तो ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी एक क्लिनिकल फीचर है डेविएटेड नेजल सेप्टम का, ठीक है। इसके अलावा मिडल ईयर इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाती हैं अगर डीएनएस हो पेशेंट में। तो हमने कितने सिम्टम्स देखे हैं? हमने 7 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखे हैं। तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन था, एक हेडेक है, एक साइनसाइटिस है, एक एपिस्टेक्सिस है, एक एनोस्मिया है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी है और मिडल ईयर इन्फेक्शन है। हमने इसके रीजन भी देख लें, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या डेविएटेड नेजल सेप्टम का अगर हमें क्लिनिकल फीचर ऐसे मिल रहे हैं कि पेशेंट है एलिजिबल फॉर सर्जरी, उसके लिए सर्जरी इंडिकेटेड है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जो हम कर सकते हैं टू रिलीव द पेशेंट ऑफ दिस डेविएशन को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो माइनर डिग्रीज में तो हमें करना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिंपली उसको छोड़ देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिम्टम्स सीवियर हो जाएँ तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं। एक पुराना प्रोसीजर जिसमें हम सब म्यूकस रिसेक्शन करते थे, एसएमआर ऑपरेशन करते थे, और जो न्यूअर ऑपरेशन अब जिसने रिप्लेस कर लिया है एसएमआर को, दैट इज़ सेप्टोप्लास्टी।
इसको समटाइम हम सेप्टोराइनोप्लास्टी भी कहते हैं या राइनोसेप्टोप्लास्टी भी कहते हैं कि हम मतलब एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी सही कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी सही कर रहे हैं नोज़ की, और इंटरनल जो नेजल सेप्टम डिविएट हुआ है उसको भी ठीक कर रहे हैं। अच्छा साहब, म्यूकस डिसेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये नोज़ है, ठीक है, और मतलब ये नेजल सेप्टम है और ये दोनों चैम्बर्स हैं नोज़ के, तो जो नोज़ का है ना ये सेप्टम, हम ना इसके ऊपर से ना एक म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल या म्यूकोपेरियोस्टल, यहाँ के जो बोन है या कॉन्ड्रियम है उसके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको एलिवेट करेंगे, फ्लैप उठाएंगे उसका, ठीक है, और वहाँ से ना जो डिफ्लेक्टेड पोर्शन होगा उसको रिमूव करके उस फ्लैप को वापस रख देंगे। दिस इज कॉल्ड सब म्यूकस रिसेक्शन के जो म्यूकस लेयर थी उसके अंदर जो उसके नीचे जो पड़ा हुआ था डिवेटेड पार्ट, उसको हमने रिसेक्ट कर लिया, रिमूव कर लिया, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसको हम एडल्ट में करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है ऑपरेशन। इवन के जो आर्मी के लोग नहीं होते जिनकी नाक टेढ़ी होती है उनके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया में ही ऑपरेशन करवा देते हैं उनका, और ये जल्दी से हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम एलिवेट करते हैं म्यूकोपेरियोस्टियल एंड म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप्स ऑन आइदर साइड, हम दोनों साइड से पे ये एलिवेट करेंगे और रिमूव करेंगे डिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ बोन या कार्टिलेज का, और फिर रीपोजिशन कर देंगे इन फ्लैप्स के। तो ये है सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन। जो सेप्टोप्लास्टी इज अ कंजर्वेटिव अप्रोच है, क्योंकि उसमें हमने जो सेप्टल फ्रेमवर्क है उसको इतना डिस्टोर्ट नहीं किया, इसमें तो हमने पूरा वो उखाड़ दिया ना, जितना भी डिवेटेड पोर्शन है उसमें हमने वैसा कुछ नहीं किया। सेप्टोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो मोस्ट डेविएटेड पोर्शन होते हैं ना, बस उन्हीं को रिमूव करते हैं, एज इट इज़ रिटन हियर एज वेल। जो रेस्ट ऑफ द सेप्टल फ्रेमवर्क है वो करेक्टेड होता है और वो रीपोजिशन हो जाता है बाय प्लास्टिक मीन्स। हमने ऐसी कोई प्लास्टिक सर्जरी उसमें नहीं की थी, इसमें प्लास्टिक मीन्स से वो हम करेक्ट कर देते हैं, रीपोजिशन कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि म्यूको पेरियोकॉन्ड्रियल या पेरियोस्टियल फ्लैप को उठाते हैं, लेकिन जस्ट एक साइड से उठाते हैं, उसमें तो हम दोनों साइड से उठाए थे ना, इसमें हम मोस्टली एक साइड से उठाते हैं, और जो दूसरी साइड का पेरियोस्टियल या पेरिकॉन्ड्रियल फोल्ड है वो एज इट इज़ रहता है, और वहाँ की ब्लड सप्लाई भी रिटेन रहती है, और एक साइड उठाकर मोस्ट रिफ्लेक्टिव पोर्शन रिमूव करते हैं, बाकी की हम प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, दैट इज सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। और जो सेप्टल सर्जरी हम इसके लिए वेट करते हैं कि पेशेंट 17 साल का हो जाए, ताकि जो उसका नेजल स्केलेटन है वो थोड़ा ग्रो कर जाए। लेकिन जिनमें बहुत सीवियर सिम्टम्स ना लगे उसमें हम अर्ली स्टेजेस पर भी कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा कंजर्वेटिव रखते हैं। तो सब म्यूकोस रिसेक्शन, SMR ऑपरेशन, सेप्टोप्लास्टी, द 2 ऑपरेशन वी डू फॉर DNS। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। तो हम इसके सिम्टम्स देख लिए, इसके हमने कुछ टाइप्स देख लिए हैं और होता क्या है वो देख लिया, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर इट।